अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलें जी, आप सवाल कर सकते हैं। वीडियो तो नहीं हाँ जी, है मैं रिकॉर्ड? इसका पस मंज़र आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि मेरी अक्सर क्लासेस में ख़वातीन को ये मसला होता है कि हमने अपनी सेविंग बैंक में रखी हुई है, और ठीक उसमें है। ज़्यादातर ख़वातीन वो होती हैं कि जिनके रिटायरमेंट हो चुकी है, जिनके पास कुछ सेविंग है या कोई और कमाने वाला नहीं, तो वो कौमी बचत में पैसे जमा करा देती हैं या बैंक में जमा करा देती हैं। अब उनकी मजबूरी अगर सूद लेना है तो जाहिर बात है अल्लाह ताला ने रियायत दी है इस सिलसिले जी में, जी। मजबूरी जी जी। में तो आप कर सकते हैं, लेकिन क्लियर करना चाहती हैं कि क्या हैसियत है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि कुछ बैंक ये दावा करते हैं कि हमने इस्लामिक सिस्टम बैंकिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया है। तो क्या हम्म। ये उनका दावा सही है, उन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं? ये वाले सवाल हैं। आगे मेरी बहनें खुद ही आपसे सवाल करती जाएंगी, तो फिर आप जवाब दीजिए। आप पहले देखें, मुख्तसरन। हाँ, तो मैं आपको मुख्तसरन बताऊं कि ये जो मामला है डिपॉजिट का, ये अब जो गवर्नमेंट की स्कीम है डिफेंस सेविंग है, क्योंकि सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट आपकी कहलाती है कि जहां आप पैसा रखें और आपको कम चांस होता है कि उसमें कोई डिफॉल्ट हो जाए या पैसा आपका बैंक ना दे, क्योंकि बैंक भी बैंकरप्ट हो सकते हैं। तो उस हिसाब से सबसे सिक्योर वे है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास और कोई जराए नहीं है कि वो इतने इन चीज़ों को समझ सकें इस डिटेल में, कि हम अगर किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम में या शेयर्स में या म्यूचुअल फंड में, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट के तरीकेकार हैं, उसमें डालें और फिर उसको मॉनिटर करें, जहां लॉस का भी खदशा हो या किसी पे ट्रस्ट करना पड़े। तो वो सारे फैक्टर्स को देखते हुए ये सबसे हमारे पाकिस्तान के रेफ्स में बात कर रहा हूँ कि ये सबसे बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन होता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो एक सेफ एंड सिक्योर तरीके से अपनी पैसे को सेव करके और उस पर कुछ कमाना चाहते हैं, और स्पेशली वो लोग जो एज के एक सर्टेन हिस्से में आ गए हैं जहाँ उनको गवर्नमेंट की तरफ से भी बेनिफिट मिलते हैं। तो रह गया सवाल कि ये शरई तौर पे सही है या गलत है। तो इस पे जो मेरी लिटिल नॉलेज ये है, मैंने इस पे काफ़ी डिटेल से सेशंस किए हैं कुछ गांधी साहब के साथ भी। अ, देखें, ये आइडियली जिसे कहेंगे कि बिल्कुल परफेक्ट, नो इट्स नॉट परफेक्ट। ये इस्लाम के उस सूद वाले उसमें आ जाता है किसी हद तक, लेकिन दूसरे एंड पे अल्लाह सबको माफ करे, और ये अल्लाह ताला इसे हमारा पूरा यकीन है कभी पकड़ नहीं करेंगे कि ये अ, एक तरह का गवर्नमेंट की तरफ से एक इंसेंटिव है जो वहाँ के सिस्टम ने दिया हुआ है। मकरू के लेवल पे भी आ सकता है, लेकिन परफेक्टली आप कहेंगे इस्लामी है तो नहीं है ये। लेकिन दूसरे एंड पे गिवन जो सिनारियो है, जो हालात हैं, जो जो उसके अंदर सिस्टम चल रहा है कंट्री के हिसाब से, तो इससे बेस्ट ऑप्शन भी कोई नहीं है। तो मेरा, हम सब का मुत्तफका इस पे व्यू ये था कि अगर लोग करते हैं इस इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए, तो अल्लाह ताला उनको माफ़ करेगा इंशाल्लाह। और ये जबकि वाहिद तरीका है, तो और कोई तरीके अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे आप? कॉमेडी सपोर्ट आई थिंक। तो ये मेरा जवाब है आपके पहले सवाल के सिलसिले में। तो कोई इस पे कोई यानी कमेंट है आपका या कहना है कि सबसे सेफ तरीका यही है बैंकिंग में आप रखें या कौमी बचत वगैरह में रखें, क्योंकि बाकी जगह पे जो पैसा है इनफरादी तौर पर अगर आप किसी के साथ रखते हैं, किसी कंपनी के साथ रखते हैं, तो आपका पैसा डूब सकता है। लेकिन बिल्कुल जी। बैंक में रखेंगे अगर आप, तो इस तरह के लॉस का अंदेशा नहीं होगा। अ, इसमें मेरी बहन, बैंक का लफ्ज अगर आप यूज कर रही हैं, तो अगेन ये कहना कि बैंक में रख के लॉस नहीं होता, बैंक में भी लॉस का खदशा होता है। रीजन हम्म। बीइंग के बैंक जो होते हैं वो बैंकरप्ट हो जाते हैं, वो लॉस में चले जाते हैं, बाज़ दफा बंद हो जाते हैं। हम्म। तो हिस्ट्री है, आप उठा के देखें, पाकिस्तान में भी बाकी दुनिया में भी बैंक्स अच्छा। बैंकरप्ट होते रहते हैं। तो वो वहाँ पे भी एक रिस्क का एलिमेंट है कि लॉस हो हम्म। सकता है। तो ये गवर्नमेंट के जो स्कीम्स होती हैं, ये सबसे सिक्योर होती हैं, क्योंकि इस पे गवर्नमेंट खुद
बोरोअर है, गवर्नमेंट खुद पैसा ले रही है, तो अनलेस कि वो बिल्कुल कंट्री ही बैंकरप्ट हो जाए, जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं, उससे पहले बैंक बैंकरप्ट हो जाते हैं, तो उस हिसाब से सबसे लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट ये है। अच्छा, गवर्नमेंट के इदारों में आप करें? जी जी, जैसे आपका डिफेंस सेविंग है, जो गवर्नमेंट के अपने इदारे जो हैं, सही है। गवर्नमेंट के अच्छा बॉन्ड भाई, निकलते रहते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इस सिलसिले में मेरा अपना एक ये सवाल है जो मैं काफी दिनों से सोच रही हूँ कि देखिए, जो पहले इस्लाम ने जो मना किया है जिसको वो सूद कहता है, वो ये कहता है कि किसी गरीब को उसकी जरूरत के वजह से आप कर्ज देते हैं। अब जब वो पैसा खर्च कर चुका है अपनी बीमारी पर या जरूरत के वक्त, गरीब आदमी, तो आप उसको कहते हैं कि असल रकम पर इतनी ज्यादा तुमने मुझे देना है। तो वो रकम जो फना हो चुकी है, पहले वो उसको प्रोड्यूस करेगा, फिर उस पर ज्यादा पैसे बनाकर वो देगा जिससे लिया था। तो ये तो एक बहुत ही इंतहाई मुश्किल और डिफिकल्ट मामला है। इसको बिल्कुल, इस्लाम ठीक कहता है। तो ये तो जब प्योरली हम सूद बैंक है। को जब हम बैंक को देते हैं तो बैंक तो आगे इन्वेस्टमेंट करता है। बैंक तो अब आप आगे इन्वेस्टमेंट करता है, वो किसी जरूरतमंद गरीब को कर्जा नहीं देता बैंक। वो तो पहले मैं आपसे रखवाता है, गारंटी में आपके कोई एसेट्स रखवाता है, फिर वो देता है किसी फैक्ट्री ऑनर को, मिल ऑनर को वो कर्ज देता है। अब वो तो वो कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना, उसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब उस इन्वेस्टमेंट में उसको जो प्रॉफिट होगा, वो जिसने पैसा बैंक पे रखा है उसमें से कुछ उसको देगा। ये सूद की कैटेगरी में कैसे आ गया? ओके, मैं आपको इसको थोड़ा क्लियर कर दूं। जो इंडिविजुअली किसी या बैंक भी किसी को कर्जा दे, जो कंज्यूमेबल लोन हो, जिसका आपने जिक्र किया कि उस किसी को दिया, उसने शादी कर ली, या हम्म। किसी ने बच्चे की पढ़ाई के लिए ले लिया, या किसी ने कोई और जरूरत बीमारी के तौर पे ले लिया, जो कंज्यूम कर लिया उसने, हम्म। चाहे वो बैंक दे या चाहे वो इंडिविजुअली आप दें, हम्म। वो उस सूद होगा। कर्जे पे उस कर्जे पे म- कर्जे अव्वल तो उस कर्जे का मुतालबा करना, और फिर उसके ऊपर सूद ज्यादा का मुतालबा करना, ये सरासर सूद है। हम्म। तो अब आपके मैं क्योंकि बैंकर हूँ और मैंने इस पे रिसर्च भी की हुई है कि अब के दौर में जो बैंक्स हैं, ज्यादातर जो बैंक्स हैं, उनके पास, उनकी बुक्स में जितने भी लोग, उनके पास पैसा कहाँ से आता है? वो हम आपके जो पैसे रखे होते हैं बैंकों में, उनके पास वो पैसा होता है, या लोग अपना जो पैसा बैंक में जमा कराते हैं डिपॉजिट के तौर पे, वो पैसा होता है, या वो इंटरनेशनल मार्केट से बोरो करते हैं, या दूसरे तरीके से जो पैसा उन्होंने सेव किया होता है, उस सारे पैसे को वो एज ए बैंक मुख्तलिफ, आपने सही कहा कि मुख्तलिफ कारोबार में लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, मुख्तलिफ टाइप के इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर डालते हैं पैसा, और उससे पैसा अर्न करके देते हैं। उनका एक पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट उन बैंकों का, जिसको वो क्रेडिट कार्ड बिजनेस कहते हैं, या जिसको कंज्यूमेबल लोन्स कहते हैं, उसमें भी होता है। तो उनका एक जी। रिटेल डिपार्टमेंट होता है जो पर्सनल लोन्स देता है, जो इस बिल्कुल नेचर में इसी किस्म के होते हैं जो आपने पहला जिक्र किया। क्रेडिट कार्ड जी। के ऊपर लोन दे देते हैं जो किस कंज्यूमर ने कंज्यूम किया होता है। लोग क्रेडिट कार्ड से घर तो नहीं खरीदते, क्रेडिट कार्ड से लोग रोजमर्रा की चीजें खरीदते हैं, तो वो कंज्यूम कर ली उन्होंने, अब उसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट ले रहा है। तो वो पोर्शन ऑफ इनकम जो बैंक उस पैसे से कमा रहा है, वो बिल्कुल सूद की डेफिनेशन में फिट बैठता है। अब क्वेश्चन उठता है कि एक बैंक, जो कोई भी बैंक ले लें, आप बड़ा बैंक ले लें जो इंटरनेशनल लेवल पे है, या कोई नेशनल लेवल पे बड़ा बैंक है, उसकी अगर बैलेंस शीट आप उठाएं, बुक्स उठाएं, और ये देखें कि उसके पास टोटल असासे कितने हैं, एसेट कितना है, लोगों का पैसे से उसने क्या बनाया हुआ है, उसमें से कितना पैसा परसेंटेज उसने कारोबार में लगाया हुआ है, कितना पैसा उसने उसका इन्वेस्टमेंट की हुई है डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स में दुनिया में इधर उधर, कितना पैसा उसने ट्रेड में लगाया हुआ है, वो सबको एडअप करें, और फिर देखें कि उस पोर्शन, उस पूरे मतलब 100 है। मैं आपको वैसे खुलासा बता देता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ बैंकों का अगर आप आज के ज़माने में देखेंगे, तो अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट, मतलब नोन नहीं है अपने क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में, अगर नॉर्मल बैंक है, तो मोस्टली उनका
एक 1% या 1% से भी कम पैसा इस किस्म के कंज्यूमेबल लोन्स के अंदर लगा होता है, पर्सनल लोन्स में, जो जिसमें वो इंटरेस्ट खा रहे होते हैं। 90 से 99% पैसा उनका जो बिल्कुल कारोबार से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके अंदर होता है। तो अब मैं उसको इस तरह से देखता हूँ कि अगर मैंने उस बैंक में पैसा रखा हुआ है और वो मुझे रिटर्न दे रहे हैं उस पैसे के ऊपर, अब क्योंकि फिक्स रिटर्न दे रहे हैं तो वो अपने हिसाब से वर्कआउट करते हैं, वो उसका इकोनॉमिक फॉर्मूला है, जो भी आप कह लें। तो ये मुझे जरूर पता है कि जो कमा के मुझे दे रहे हैं उसके अंदर, उस कमाई के अंदर सिर्फ 1% ऐसा है जो बिल्कुल सूद का पैसा है, 90% 99% ऐसा है जो बिल्कुल कारोबार का पैसा है। तो अब क्वेश्चन ये उठेगा कि मैं उसको पूरे को रद्द कर दूं ये कह के कि ये सूद है, तो मुनासिब नहीं होगा। जी। तो ये वो मेंशन करते हैं इस बात को कि हम कारोबार में लगा रहे हैं आपका? वो तो अब कोई बैंक इसके बगैर सरवाइव ही नहीं कर सकता। जी। तो अब वो फॉर सूद की एग्जांपल, कैटेगरी में नहीं है? जी, वो सूद की कैटेगरी में नहीं आएगा? नहीं आ सकते ना वो। अब बैंक भी अगर मेरा लोन, कहना था जी, भाई, देखिए, बैंक, मेरा जो सोचना है वो ये है कि बैंक कभी किसी गरीब आदमी को तो लोन देगा ही नहीं। ठीक है, वो जब देता है तो कोई आपके एसेट्स को अपने पास रखवाता है। ठीक है, आपका प्लॉट है, आपका घर है, आपकी फैक्ट्री है, वो पहले रखवाता है, फिर आपको कर्ज देता है। वो किसी गरीब आदमी को नहीं देता, वो अमीर को देता है। तो अमीर आगे उसको जब वो आगे खर्च करता है किसी जगह पे, तो वो तो मजीद उससे पैसे से पैसा कमाता है ना। यही मेरा सवाल था। अच्छा मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। ये जो आप कह रही हैं ना कि वो अमीर को देता है और वो अपना पैसा घर रखवाता है या प्रॉपर्टी रखवाता है, तो एज ए बैंकर मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने दुनिया के बड़े बैंक्स हैं और जो हकीकत में सही ऑपरेशन कर रहे हैं, बैंक बैंक के बड़े नाम हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम क्या होता है कि वहां पे जो पैसा वो अपने पास होता है या डिपॉजिट का पैसा होता है, जिस कारोबार में वो लगा रहे होते हैं उसके पीछे उन्होंने कोई कोलेटरल या कोई घर नहीं रखा होता। और वो जो हम्म। घरों से कमाने वाला सिलसिला है वो है मॉर्गेज फाइनेंस का लोन। ये गाड़ियां हैं, घर हैं, जिसमें वो उन्होंने उसको मॉर्गेज करा लिया है। या कोई छोटा कारोबार है जहाँ पे बिल्कुल कोई रिटेल की दुकान है, उसको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए तो उसका घर गिरवी रख लिया। उसका परसेंटेज, जो गिरवी रखने वाले लोन्स का होता है परसेंटेज, वो टेक्निकली गलत नहीं है और बहुत थोड़ा होता है। जो रियल हम्म। बैंक पैसा कमाते हैं वो उन पैसों पे, इन्वेस्टमेंट पे पैसा कमाते हैं जो वो प्रोजेक्ट फाइनेंस करते हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को लोन देते हैं, या जो बड़े हम्म। बड़ी ट्रेड ट्रांजैक्शंस को फंड करते हैं कि बाहर से इंपोर्ट हो रही है, यहाँ से चीजें एक्सपोर्ट हो रही हैं, उसके अगेंस्ट जो पैसा वो लगा रहे होते हैं कारोबार में, और उसमें वो ठीक ठाक रिस्क ले रहे होते हैं। उनके पास पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं होती, उनकी सिक्योरिटी वो ट्रांजैक्शन की ट्रांसपेरेंसी होती है कि जहां उन्हें पता होता है कि ये एक माल यहाँ से बन के जा रहा है, इतने में जा रहा है, इतने में बिकेगा, इस वक्त उसकी पेमेंट आएगी, जो खरीद रहा है वो रिलायबल पार्टी है, जो बेच रहा है उसके पास कैपेसिटी है बनाने की। तो बैंक सारी कैलकुलेशंस करता है, फिर कहीं जाके वो पैसा लगाता इसी को तो अल्लाह कारोबार फिर कहता है है। ना, जी 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 कुरान में जी 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 कारोबार जी और जी, सूद की यही है, डेफिनेशन ही है। यही है, यही है, ये बिल्कुल सही तो कह वो रही हैं तो आप। सरासर कारोबार है ना फिर। अच्छा, और कमिंग टू उसमें योर तो सेकंड, प्रॉफिट फिर सूद नहीं है। नहीं नहीं वो उसमें तो सूद नहीं प्रॉफिट है। सूद नहीं है, बिल्कुल। नहीं जी। नहीं, तो अच्छा फिर वो दूसरा, अगर आप कह रही हैं ना वो गरीब को नहीं देता, तो देखिए ये इकोनॉमिक रीजंस हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर, कि अगर एक गरीब है तो हमारा ज़कात का सिस्टम उसको सपोर्ट करने के लिए है। बैंकिंग सिस्टम एक माशी सिस्टम है जो एक कंट्री को, एक कारोबार को, एक सिस्टम को चलाता है। बैंक कोई ज़कात देने वाला इदारा नहीं है। अगर कोई बहुत गरीब आदमी है, वो सोसाइटी की जिम्मेदारी है या वो गवर्नमेंट के उन इदारों की जिम्मेदारी है जो उनकी सोशल वेलफेयर का ध्यान करें, इनके उनको लिए सपोर्ट कुरान ने प्रोवाइड। हमें बहुत मोटिवेट किया है ना, हम सबको, जी कि आप जी मदद जी। तो उस बैंक सोसाइटी। को ये कहना कि बैंक लोन नहीं देता गरीब को, बैंक का काम ही नहीं है वो लोन यस। देना गरीब को। यस। ठीक है बिल्कुल। ना। बिल्कुल पॉइंट क्लियर हो गया मेरा, बिल्कुल। मैं बिल्कुल क्लियर हो गई इस बारे में। और दूसरी बात ये है कि यानी कि मैं इसमें कि बैंक में अगर आप इस नीयत से देते हैं कि आप आगे इसको इन्वेस्ट कर लें कहीं पे, और वो आपको प्रॉफिट देता है, तो वो सूद नहीं है।
यही है ना बेसिकली बात? हाँ, सूद नहीं है वो, क्योंकि वो रिस्क ले रहे हैं, वो कमा के दे रहे हैं रिस्क ले रहे हैं आजकल और की। अल्लाह ने इसी को हाँ ही कारोबार का बै जी इसी को ही कहा है। वेरी जी गुड। जी। अच्छा जी, मेरे सवाल तो हो गए मुकम्मल। अच्छा जी, आप मेरे अस्सलाम से वालेकुम। वालेकुम सलाम अच्छा, जी। मैं शहनाज, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम मैं सलाम ये शनाज। पूछना चाह रही थी कि ये जो हम इसमें काम पैसे रखते हैं कौमी बचत में, उसके हम्म। बाद वो जो प्रॉफिट हमें आता है, क्या उससे हम मतलब जैसे लोगों की मदद करना, फलाई इदारों में देना, क्या दे सकते हैं? दूसरा टॉपिक, दूसरी बात ये है कि क्या मैं उससे उम्रा कर सकती हूँ? मैं अगेन पहली वाले सवाल के जवाब में आ जाता हूँ कि अगर एक 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 रिटायर्ड हैं, बेवा हैं, या कोई एक रिटायर्ड कपल है जिन्होंने सारी उम्र कुछ पैसे बचाए हैं, अब वो कारोबार नहीं कर सकते, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि अपने पैसे को कहीं लगाएं, और कौमी बचत में अगर उन्होंने पैसे रख दिए तो अब अब मतलब अगर नहीं रखेंगे और जाके किसी दोस्त को दे देंगे कि यार अपने कारोबार में लगा दो, वो अक्लमंदी तो नहीं होगी, क्योंकि वो पैसा अगर खत्म हो गया तो बेचारे फिर भीख मांग रहे होंगे। तो अगर एक सरकार ने एक सिस्टम बनाया है लोगों को सिक्योर करने का, लोगों के बुढ़ापे को सिक्योर करने का, तो जैसे मैंने कहा कि वो है अपनी नेचर में सूद ही है, एक एक फॉर्म का। लेकिन अगेन, या तो सोशल वेलफेयर सिस्टम उस कंट्री का इतना स्ट्रांग हो कि लोग कहें कि मैं इसमें नहीं रखूंगा, मेरे पास और ऑप्शन भी हैं, या मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मेरी सरकार मेरा ख्याल रख लेगी, मेरा घर के खाने का खर्चा हर चीज़ पूरा कर देगी, मेरा किराया पूरा कर देगी, घर नहीं होगा तो घर भी दे देगी। तो फिर तो मामला डिफरेंट हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, रेफरेंस में अगर मैं बात करूंगा, तो मुझे कहीं इसमें बुराई नहीं नजर आती कि आप उस पे अगर कुछ सेविंग की हुई है कपल ने या बेवा ने या किसी एक आदमी ने, और वो बूढ़ा है और उसके पास और मीन्स नहीं है, तो वो उन पैसों के इनकम से ज़कात भी दे, नेकी के काम भी करे, खैर के काम करे, उम्रे पे भी जाए। रीजन बीइंग कि अल्लाह ताला बख्शने वाला है। ये अल्लाह ताला इस बात पे नहीं पकड़ेंगे कि तुमने ये क्यों किया, इस बात पे शायद पकड़ लेंगे तुम्हें पता था कि ये अगला तुम्हें धोखा दे जाएगा, और तुमने इस खौफ से कि यार नहीं मैं वहां पे रखूंगा, गवर्नमेंट में तो सूद होगा, मैंने इसको दे दिया और वो पता चले जी वो सब बराबर हो गया, शायद यहाँ हाँ, पकड़ हो जाए कि आपको अकल नहीं थी कि अकल नहीं थी। अब आप मुश्किल में आ गए। सही बात, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, जी, कोई और क्या पूछे? इससे कुर्बानी भी जायज है? जी बिल्कुल जायज है, क्यों नहीं जायज जी। वो एक तरह का आपकी इनकम है, और बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक 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 एग्जांपल और दूं, आपको ये मिसाल मेरी जो मैं दे रहा हूँ बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी। जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, ये बाकी कनाडा वगैरह, वहां पे दो तरह की, जब आदमी बूढ़ा होता है, दो तरह का सिस्टम गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। वो ये करते हैं कि जब तक आप कमा रहे होते हैं आपका पैसा गवर्नमेंट एक खास परसेंटेज में आपकी तनख्वाह से काट के अपने पास रखती रहती है, और वो डिफरेंट चीज़ों में इन्वेस्ट करती रहती है। गवर्नमेंट के इदारे हैं और प्राइवेट इदारे हैं जिनको गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी हुई है कि आप इस पैसा लें और इन्वेस्ट करें। उनके ऊपर उन्होंने पूरा सिस्टम बनाया हुआ है कि वो कहीं बेईमानी ना कर जाएं, उनको वो चेक करती है गवर्नमेंट, उनका ऑडिट करती है, हर चीज़ करती रहती है। बाय द टाइम इंसान रिटायर होता है तो उसको इतना पैसा उसमें होता है कि उस, और टैक्स टैक्स भी गवर्नमेंट ने उस वक्त काफ़ी रिलैक्स कर देती है, तो वो उससे जो इनकम आती है वो प्राइवेट इदारे ही उनको रिटर्न दे रहे होते हैं, और वो पैसा वो लगा रहे होते हैं प्रॉपर्टी में, दुनिया भर में शेयर्स में, इधर उधर कहीं लगाया होता है, जो कि तकरीबन ऑलमोस्ट हलाल तरीका है, क्योंकि उसमें फिक्स परसेंटेज नहीं दे रहे होते। कभी वो ज़्यादा कमाते हैं, कभी लॉस भी करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ओवरऑल वो इतना बना रहे होते हैं कि जब इंसान रिटायर होता है उसकी इनकम से वो उसका घर चलता रहता है। खुदा ना खास्ता अगर वो इदारा किसी वजह से बैंकरप्ट हो गया जिसमें पैसे रखे हुए थे, जो कि बहुत रेयर होता है यहाँ पे, लेकिन हो जाता है, रिस्क हर जगह होता है, तो गवर्नमेंट का एक वेलफेयर सिस्टम है। गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप बूढ़े हो गए हैं और किसी वजह से आपके पास अब वो पैसा भी नहीं है वो वाली रिटर्न का, तो गवर्नमेंट के इदारे हैं जो आपको सब्सिडाइज घर लेके देंगे किराए का, जिसमें बहुत मामूली किराया होगा, और आपकी एक पेंशन अपनी तरफ से आपकी महीने की पेंशन लगा देंगे $2,500 की, जिसमें आप किराया भी देंगे और आपका घर का खर्च भी चलता रहेगा। तो अब आपको छत भी मिल गई, अब आपको मिनिमम इतना पैसा मिल गया कि आप इज्जत से खा पी भी रहे हैं। तो जब ऐसे सारे सिनारियों में आदमी बैठा हो कि जहाँ पे
اس کو پتا ہے کہ میرا وہاں سے بھی انکم آ سکتی ہے، وہ نہیں ہوا، کچھ اور ہو گیا، تو کم از کم گورنمنٹ میری ٹیک کیئر کر لے گی. اور پھر بھی وہ جا کے پھر اب سود کے کئی ایسے چیز میں پیسہ لگائے جب ٹپیکل سود ہو، تو شاید وہاں پہ اللہ اس کی پکڑ بہت کر لے گا. اگر یہ تمہارے یہاں سسٹم موجود تھا تو تمہیں کیا ضرورت تھی جا کے اس طرح ڈپازٹ کہیں رکھ کے کھانے کی. تو اب دیکھیں معاملہ یہاں پہ بالکل بدل گیا، اور وہی ڈپازٹ شاید اس کے لیے مشکل بن جائے گا. لیکن آپ ادھر آ جائیں اپنے ملک میں، تو یہاں پاکستان میں آپ کس پہ ٹرسٹ کریں گے؟ یہاں تو ادارے بے ایمانی کر دیتے ہیں، تو انسان تو دور کی بات ہے. میں نے جی، میرا اپنا تجربہ ہے، میں نے 3-4 جگہوں پر انویسٹ کیا یہ بینک کے سسٹم سے بچنے کے لیے، اور ہر جگہ مجھے لاس ہوا، انتہائی برا لاس ہوا. اس کے جی بعد تو میں لوگوں کو خود ہی یہ بات کہتی ہوں کہ کسی کے انفرادی کاروبار میں آپ کبھی بھی نہ لگائیں پیسہ. جی جی وہ بالکل. ڈوبتا ہی ڈوبتا ہے، جی لازمی جی بالکل ڈوبتا ہی. بالکل. یہاں وہ بہانہ کر لیں گے یہ کہ جی آپ کا پیسہ ڈوب گیا، جی ہمارا کاروبار ہی ختم ہو. جی وہ جی آپ کو تو کبھی بھی عقل مندی نہیں ہے وہ. جب آپ جانتے ہیں کہ ایک پورے اکراس دا بورڈ بے ایمانی ہے، لوگوں پہ آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، لوگ پیسے کے لیے کیا کیا کچھ کر گزرتے ہیں، اور پوری سوسائٹی کا فیبرک ہی خراب ہوا ہوا ہے، تو وہاں پہ پھر بڑی مشکل، وہاں پہ یہ اس قسم کی حماقتیں میں کہوں گا نہیں کرنی چاہیے. بالکل. جی، بہت شکریہ بھائی آپ کا، آپ نے ٹائم نکالا ہمیں انفارمیشن دینے کا. میں ڈاکٹر سمینہ نعیم ہوں، اور جی میں نے 2 سوال پوچھنے ہیں اگر آپ اجازت دیں. جی جی پلیز پلیز. جی، پہلا تو یہ ہے کہ یہ جو قومی بچت کے سارے ہیں ہمارے سسٹمز ڈفرنٹ، اس میں جو ہم لوگ پیسہ گورنمنٹ کو ڈپازٹ کرتے ہیں جس پہ وہ ہمیں فکسڈ، جس کو انٹرسٹ نہیں پروفٹ وہ کہتے ہیں، تو یہ پیسہ گورنمنٹ لگاتی ہے کسی پروجیکٹ میں یا نہیں؟ یہ بیسیکلی یہ سارا پیسہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے، لیکن میں تھوڑا بہت جو لٹل نالج ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے جو انفراسٹرکچر پروجیکٹ ہوتے ہیں، فار ایگزامپل ڈیم بنانا یا ایسی روڈز بنانا یا ایسے پروجیکٹس بنانا جن کے اوپر ریٹرن آتا ہے لانگ ٹرم میں. مطلب اب تربیلا ڈیم بنائیں گے، اس پہ جتنا پیسہ لگے گا وہ اس کا ریٹرن شاید 50 سال میں آئے گا، لیکن پھر وہ ایک دفعہ جب پیسہ لگ جاتا ہے تو وہ گورنمنٹ کو کما کے دیتا رہتا ہے. تو موسٹلی یہ پیسہ وہاں جاتا ہے ڈفرینٹ پروجیکٹس کے اوپر جس کو گورنمنٹ اپنے ہاں میٹرو بنائی ہے یا سسٹم بنایا. تو بیسیکلی جتنے انفراسٹرکچر پروجیکٹ ہوتے ہیں کسی بھی کنٹری میں، وہ 50 سے 60 سال سے پہلے پروفٹ میں نہیں آتے. تو گورنمنٹ اتنی لمبی انویسٹمنٹ کہاں سے لائے؟ تو وہ پبلک کو کہتی ہے کہ آپ سیو کریں، اس طرح قومی بچت میں پیسے ڈالیں تاکہ وہ ان پیسوں سے وہ بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہے اس کو فنڈ کریں. تو یہ ایک لحاظ سے ہم اپنی گورنمنٹ کو ہیلپ کر رہے ہیں. کر رہے ہیں. بالکل بالکل جی بالکل. لیکن وہ جی الگ بات ہے کہ گورنمنٹ کتنی کرپٹ ہے یا وہ صحیح پیسے لگ رہے جی ہیں نہیں لگ رہے. اور وہی ہے. اور اور یہ بھی ہے، دیکھیں کہ اب پاکستان میں جو آپ لوگوں کو ریٹرن ملتا ہے اپنے پاکستانی روپے پہ، وہ تو اب مجھے نہیں پتا، اس وقت وہاں 12-14% دیتے ہیں پر اینم، اتنا ہی ہوتا ہوگا میرا خیال ہے، یا میں غلط جی، ہوں. تو دنیا میرا بھر خیال ہے میں 10% میکسیمم ہے، اب 10% کم ہو گیا ہے. جی، اچھا دنیا بھر میں جو ریٹ ہے اس قسم کے ڈپازٹ کا جو آپ گورنمنٹ کے ساتھ رکھتے ہیں یا بینک کے ساتھ رکھتے ہیں، اچھی جو ڈیولپ ورلڈ ہے وہاں پہ 3 سے 4% ہوتا ہے. تو یہ جو ڈفرنس ہے 4% سے لے کے 10%, 12% تک کا، یہ وہ رسک ہے جو اس کنٹری نے اس پیسے کو صحیح اس طریقے سے نہیں لگایا اور اپنی ریپوٹیشن خراب کر لی، اپنا کریڈٹ خراب کر لیا دنیا بھر میں. تو یہ اس کی قیمت ہے جو وہ پے کرتی ہے وہاں کی اکانومی، کہ وہ آپ کو 12% دے رہا ہے کیونکہ اس کرنسی کی ویلیو گر رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. تو وہ اس وجہ سے وہ فرق آپ کو ملتا ہے. ورنہ پوری دنیا میں اس وقت بڑی جتنی سیف سیکیور انویسٹمنٹ ہیں، جیسے امریکن فیڈ میں ریزرو بانڈ میں ڈالیں آپ پیسہ یا گورنمنٹ کی ان اسکیمز میں ڈالیں پیسہ، تو 3% سے زیادہ نہیں ملتا پر اینم پہ. جی، تھینک یو. اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ دسمبر تک ہمارے سارے بینکس جو ہیں وہ اسلامک بینکنگ سسٹم پہ جائیں گے، تو وہ پریزنٹ بینکنگ سے کس طرح ڈفرینٹ ہے؟ جیسے میرا جو ابھی بینک ہے اس نے مجھ سے وہ لیا ہے کہ بائی دسمبر آپ کا اسلامک بینکنگ سسٹم ہوگا، تو وہ اس سسٹم سے اب کیسے ڈفرینٹ ہوگا؟ دیکھیں What do they mean by that? مینلی تو جو ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں بینک،
کنونشنل بینکنگ انٹرسٹ کا ورڈ یوز کرتی ہے, اسلامک بینکنگ پروفٹ کا ورڈ یوز کرتی ہے. اگر آپ ان کی ایکٹیویٹی, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ مین تو کاروبار ہی ہے نا جو بینک کر رہا ہے اس پیسے سے, اپنے ڈاکومنٹس کو وہ اسلامی پروڈکٹ کے اندر رکھ کے اور پھر وہی چیز کرے, وہی ٹرانزیکشن کرے, جیسے لیز اور مداربہ کرے, مشارکہ کرے, جو بھی اس کو کرے, تو ایک ایفیکٹولی ہم پرابلم سارا یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو کنونشنل بینکنگ جس کو کہتے ہیں آپ, جو نان اسلامی بینکنگ ہے, وہ اتنی زیادہ ڈیولپ ہو چکی ہے اوور دا ایئرز کہ وہ اپنے آپ کو ان ٹرمز کو چینج کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ دنیا بھر میں جب ایگریمنٹ بنتے ہیں, جو سب چیزیں بنتی ہیں, ان پہ ایک ہی طرح کی بینکنگ ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے, تو وہ ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو دنیا سے کیسے کاٹیں. تو باقی رہ گیا اسلامک بینکنگ کی جو ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے, اینڈ پہ کام وہی ہو رہا ہوتا ہے. میں آپ کو اس کی ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ جیسے ہم وہاں سے بیٹھ کے, لنڈن سے بیٹھ کے لون دیتے تھے بہت بڑے بڑے پروجیکٹس کے لیے, تو اس میں اسلامک بینک بھی آتے تھے کہ یار ہمیں بھی اس میں حصہ دیں. اب وہ لون کے اوپر ایک فکس کوئی جو بھی انٹرسٹ ریٹ ہمارا ایگری ہوا ہوتا تھا کہ اس پروجیکٹ سے ہم 6% کمائیں گے پر اینم. اب اسلامک بینک کو اس کو بیچ میں پارٹنر بنانے کے لیے بڑے لون ہوتے تھے, تو ایک بینک نہیں کر سکتا تھا, تو 5-6 بینکوں کو ہمیں ملانا پڑتا تھا. تو اس میں اگر کوئی اسلامک بینک ہوتا تھا تو وہی ساری ٹرمز کنڈیشن, اب اس کے لیے تو ہم الگ نہیں کر سکتے کہ ہم پورے پروجیکٹ کو اس کو دے دیں اسلامک بینک کو, باقی لوگ کہیں کہ یار یہ تو بالکل. تو ہر چیز کو ایکول لیول پہ رکھ کے اس کی صرف ہم ٹرمنالوجی چینج کرواتے تھے لائرز کے تھرو, اور ان کا اسٹرکچر جو ہوتا تھا کہ اس کو اس طرح سے کان کو یہاں سے پکڑ کے یوں پکڑنا ہے, بات وہی ہوتی تھی. اینڈ پہ ان کو اتنا ہی پیسہ ملتا تھا جتنا باقی بینک لیتے تھے, ان کو اتنی ہی فیس ملتی تھی جتنی باقی بینکوں کو ملتی تھی. فرق یہ ہوتا تھا کہ ان کے ڈاکومنٹس کا سیٹ الگ بنتا تھا, جس کے اندر وہ ٹرمنالوجی کو چینج کر کے کچھ اور کر دیا جاتا تھا, اور اسٹرکچر کو کچھ اور طریقے سے لکھا جاتا تھا, جو کہ ایک شرعی بورڈ, اس کو شرعی فتویٰ دینے والا بورڈ اس کو سائن کرتا تھا, کہتا تھا یہ اسلامک ہے. تو ان ریئل ایسنس دنیا بھر میں جو بھی اسلامک ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ, اور جو نان اسلامک ہوتی ہیں, کنونشنل ہوتی ہیں, جو رسک کیری کر رہی ہوتی ہیں اور جو انٹرسٹ اس کے اوپر ارن کر رہی ہوتی ہیں, وہ سیم ہوتا ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا, ہو بھی نہیں سکتا. اور وہ ویسے بھی جو دعویٰ کرتے ہیں اسلامک بینکنگ کا, وہ پروفٹ بھی کم دیتے ہیں, ان کے پروفٹ کا ریشو کم ہوتا ہے عام بینکوں سے. وہ الگ بات ہے, وہ الگ بات ہے. وہ آپ لوگوں کے, ہم سب مسلمانوں کے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ہم اندر سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یار کہیں ہم کوئی کنونشنل بینکنگ میں جا کے انٹرسٹ کے اوپر گناہ نہ کما لیں, تو وہ اس کا پریمیم کھا رہے ہوتے ہیں, جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسلامک بینک بھی ایگزیکٹلی اتنا ہی رسک لیتا ہے جتنا کنونشنل بینک لیتا ہے, اور اسلامک بینک اتنا ہی کماتا ہے جتنا کنونشنل بینک کماتا ہے. واہ کیا بات ہے, آپ نے تو کلیئر کر دیا آج ہمیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ بھائی.